हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस की तरफ। हीट और वर्क जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज थी, जो कि हमारी पाथ फंक्शन थी, उनके साइन कन्वेंशंस के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ हीट और वर्क के जनरल साइन कन्वेंशंस की, उसके बाद हम बात करेंगे हीट की इन जनरल, और उसके बाद फिर हम आएंगे फाइनली वर्क पे। एक डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है हीट, किस तरीके से हम उसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, और फिर क्या होता है वर्क और उसका एप्लीकेशन कैसे आएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन में हम हीट और वर्क दोनों के साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अच्छा, साइन कन्वेंशन लिखने से पहले हमें एक बात मालूम होनी चाहिए, जो वो ये है कि इफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, कुछ भी काम करने के बाद अगर एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ रहा है तो साइन पॉजिटिव लेंगे, एंड इफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस देन साइन हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि ये हमारा सिस्टम है, इस पर मैं हीट की बात कर रहा हूँ, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। आप खुद सोचो, अगर सिस्टम को आप हीट दोगे तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, बढ़ेगा या कम होएगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। हीट इज गिवन टू द सिस्टम में हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे केस में ये पॉजिटिव लिया जाएगा। हीट की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट निकल रही है तो एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज एंड देयरफॉर द साइन विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। यहाँ पे साइन नेगेटिव लिया जाएगा। अगर बात हो वर्क डन ऑन द सिस्टम की, अगर वर्क डन सिस्टम पे किया जाए, सिस्टम पे अगर वर्क डन किया जाए तो सिस्टम की एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी, है ना। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, ये आ जाएगा पॉजिटिव। एंड अगर सिस्टम काम करे, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से काम करवा रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सिस्टम से काम करवाओगे तो एनर्जी खत्म होगी उसकी। अगर सिस्टम की एनर्जी खत्म हो गई तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो ऐसे हालातों में साइन नेगेटिव लिया जाता है। तो दीज आर द साइन कन्वेंशंस जो कि वर्क और हीट के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं हीट। हीट को हमें डिटेल में समझना। हीट बेसिकली है क्या हमारे लिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या तो जो सिस्टम को प्रोवाइड की जाए या फिर सिस्टम रिलीज करे। अगर सिस्टम को प्रोवाइड करोगे तो पॉजिटिव में लेंगे, अगर सिस्टम रिलीज कर रहा होगा, इट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, एंड सिंस द एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज बाय साइन कन्वेंशन, उसका जो वैल्यू हमें क्यू का जो वैल्यू है वो नेगेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स एसोसिएटेड विद द हीट, नेमली ये 3 टर्म्स है जिन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होती हैं ये तीनों टर्म्स, देखेंगे अभी तुरंत। एक चीज का ध्यान रखा है वो ये है कि हर एक में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, जो कि एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दो तो उसका टेम्परेचर बदले ही बदले, है ना। या तो हीट से टेम्परेचर बदल सकता है, या फिर हीट देने से फेज ऑफ द सिस्टम कैन ऑल्सो चेंज। जैसे कि आप H2O की बात कर लो, वाटर की अगर बात करते हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको आइस भी मिल सकता है, वाटर भी मिल सकता है 1 atm प्रेशर पे। अगर आप हीट करते जाते हो तो वो जो बर्फ़ है वो पिघल के धीरे धीरे, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता लेकिन वो उसका फेज़ बदलता जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हीट देने से क्या होता है, या तो आपका फेज़ चेंज होएगा सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अगर मान लो पानी है 10 डिग्री पे और अब आप उसे हीट दे रहे हो तो अब फेज चेंज नहीं होगा। अब जब आप हीट दोगे तो उसका सिर्फ टेम्परेचर बदलेगा। तो मैं अभी उन केसेस की बात कर रहा हूं, मैं उस हीट की बात कर रहा हूं जबकि फेज सेम रहता है और हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उन केसेस में ये सारे टर्म्स डिफाइन होंगे, ये 3 टाइप के टर्म्स डिफाइन होंगे। अच्छा, क्या होगा, ऐसे कौन सा टर्म है जो हम यूज़ करेंगे कि जब टेम्परेचर चेंज ना हो, सिर्फ फेज चेंज हो, उस टाइम पे जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो कहलाती है लेटेंट हीट। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। उसके पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि जब फेज सेम रहे, सिर्फ हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उस टाइम पे 3 टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा है टोटल हीट कैपेसिटी, और तीसरा है मोलर हीट कैपेसिटी। तीनों को मैंने साइमल्टेनियसली लिखा है ताकि आप उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस समझ सको। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है हर एक में। तो पहले समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे हम स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं, कुछ बुक्स इसे स्मॉल c से भी इंडिकेट करती है। बट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम टोटल हीट कैपेसिटी, जिसको हम कैपिटल C से डिफरेंशिएट करते हैं, उनमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर दिया है। कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन, इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे हीट है, हीट मैंने लिखा है मास ऑफ द सब्सटेंस जिसको आप हीट कर रहे हो। स्पेसिफिक हीट ये उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, और ये डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स के कितना डिग्री सेंटीग्रेड या कितना केल्विन में राइज आपने उसमें टेम्परेचर में करवाया है। ठीक है, अगर मुझे डिफाइन करने को कोई बोले कि स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक काम करो, इसको Q के बराबर बोल सकते हैं हम जब m को 1 और डेल्टा T को 1 रख दें
तो उस तरीके से इसे डिफाइन भी करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द हीट गिवन टू 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अगर इसको 1 कर दे तो S जो है वो Q के बराबर हो जाएगा, तो उसी तरीके से इसको डिफाइन कर दिया हमने। अच्छा, इंपॉर्टेंटली ये जो स्पेसिफिक हीट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया जा सकता है। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं क्वेश्चन को तो स्पेसिफिक हीट को टेम्परेचर डिपेंडेंट दे देते हैं। उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, क्या इस फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखना कहाँ फर्क पड़ेगा। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन टू बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देन क्या होगा, Q को हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ msdt, है ना। जब ये एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा तो sdt मास से मल्टीप्लाई करते हुए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब वो दिया जाएगा कहाँ से कहाँ तक करना है, कौन से टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर तक आपको इंटीग्रेशन करना है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हीट निकाल पाएंगे इसकी। और ठीक है, अगर मान लो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता तो क्या करते हैं, m कांस्टेंट है, मास ऑफ द सब्सटेंस, s स्पेसिफिक हीट, अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, ms दोनों बाहर आ जाते और dt का इंटीग्रेशन हो जाता t, और t1 से t2 तक करते तो t2 माइनस t1 करते, डेल्टा t बन जाता, यही फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये फॉर्मूला यूज होएगा जब स्पेसिफिक हीट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अदरवाइज अगर वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो फंक्शन डाल दो, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको फ्रॉम वट एवर टेम्परेचर टू वट एवर टेम्परेचर, जो भी आपको क्वेश्चन में वो बोले। ठीक है, यहाँ तक बात रही यूनिट की, यूनिट आ जाएगी, देखो जूल, इसकी हीट की हो गई जूल, जूल पर ग्राम, है ना। 1 ग्राम के राइस के लिए हम बात कर रहे थे, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से यूनिट बोल सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एसआई यूनिट, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट, है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट के लिए तो यहाँ केजी करना पड़ेगा और वहाँ केल्विन रखना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, वो सब तो इतना तो आप समझ ही लोगे। ठीक है, और दूसरी बात, हाँ, हमने इस वर्ड को पहले यूज किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, कहाँ पे, याद करो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखवाया था एज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आज हमें वो समझ में आएगा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों थी, है ना। मैंने बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होती, जो अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होती। अब खुद सोचो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज द हीट गिवन टू 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अगर मान लो मैंने लोहा लिया, लोहा का 5 ग्राम को गर्म करूं चाहे 10 ग्राम को गर्म करूं, है ना, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो यहाँ डेफिनेशन में कह रहा है कि 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ने में जो भी हीट लगती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो चाहे मैं 5 ग्राम लूँ चाहे 10 ग्राम लूँ, क्या उससे इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा कि 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है? नहीं पड़ेगा, है ना। 5 ग्राम या 10 ग्राम के लिए जो हीट लगेगी वो ऑब्वियसली अलग अलग होगी, बट पर ग्राम अगर मैं बात करूं जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ही है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हम इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि चाहे 5 ग्राम लो, चाहे 10 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, ये तो डिफाइन ही 1 ग्राम के हिसाब से हो रहा है ना, तो उसका इशू ही नहीं है कि कितना अमाउंट आप ले रहे हो, अमाउंट ऑफ द सिस्टम टेकन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं टोटल हीट कैपेसिटी की, टोटल हीट कैपेसिटी देखो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, Q इज इक्वल्स टू कैपिटल C इंटू डेल्टा T। यहाँ पे M इंटू एस की जगह पे कैपिटल C लिखा हुआ है ना, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कैपिटल C इक्वल्स टू M इंटू एस, है ना। कैपिटल C इज द टोटल हीट कैपेसिटी या सिंपल हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, और मास इंटू S, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो अगेन, C को कैसे डिफाइन करेंगे, हीट के बराबर जब डेल्टा T को 1 ले लें तो डायरेक्टली ऐसे डिफाइन होता है, टोटल हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द हीट गिवन टू अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हीट गिवन टू द सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी सब्सटेंस का। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे 1 ग्राम नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि आपको कोई भी सब्सटेंस लिया, आप समझो सपोज पानी लिया मैंने 1 मग भर के, उसको आपको गर्म करना है, ठीक है, और आपने बाल्टी भर के पानी लिया, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। क्या लगता है आपको, क्या मग में जल्दी 1 डिग्री पानी टेम्परेचर बढ़ेगा, या बाल्टी भर के जब आप पानी लोगे उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा? ऑब्वियसली मग वाले केस में जल्दी बढ़ जाएगा, 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री जल्दी बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसमें कम हीट देनी पड़ेगी, है ना, कम हीट। तो वही होती है टोटल हीट कैपेसिटी। तो टोटल हीट कैपेसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, कि कम अमाउंट लिया है या ज्यादा अमाउंट लिया है। अच्छा, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, अगर अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, कि कितना अमाउंट लिया है, कम अमाउंट लोगे तो 1 डिग्री बढ़ाने में कम हीट लगेगी, ज्यादा अमाउंट लोगे तो 1 डिग्री बढ़ाने में ज्यादा हीट लगेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 ग्राम के हिसाब से तो डिफाइन कर नहीं रहे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मास पे डिपेंड करेगा। आप खुद सोचो ना, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई तो किया हुआ है, स्पेसिफिक हीट
जो भी है वाटर की जो भी है स्पेसिफिक हीट वो फिक्स हो जाएगी पर ग्राम के हिसाब से। अब 5 ग्राम लोगे या 10 ग्राम लोगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बदल जाएगा ना भाई, 5 ग्राम लोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 ग्राम लोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट और पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन, इसलिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होता है। तो अगेन इसमें भी वही चीज़ है, टोटल हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना, वही वाली बात है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगा सकते हैं जब ये इसकी हमें कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, पर अगर टोटल हीट कैपेसिटी की मान लो आपको बोला हुआ एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इन दैट केस हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उसे हमें सी डी टी करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट सेम एज दिस, है ना, इस तरीके से इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट में ये इसकी यूनिट हो गई जूल और इसका डिवाइड कर दिया मैंने पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड अगेन कॉमनली यूज्ड यूनिट लिखी है मैंने, ऐसा यूनिट नहीं है, पर केल्विन आ जाएगा ऐसा यूनिट के केस में। मोलर हीट कैपेसिटी जो थर्ड हमारी टाइप ऑफ हीट है उसकी बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो अब सी की जगह कैपिटल सी कीजिए NCM लिखा है, M स्टैंड्स फॉर मोलर, है ना, मोलर एक मोल। तो अच्छा ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, मोल्स को 1 रख दो, डेल्टा टी को 1 रख दो, काम हो जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द हीट गिवन टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगे दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। इफ मोलर हीट कैपेसिटी, अगेन इसमें भी मोलर हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है तो फिर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, NCM dt ले लो, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम वट एवर टेम्परेचर टू वट एवर टेम्परेचर इज गिवन इन द क्वेश्चन। सवाल ये है कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, सोचो क्या लगता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिक्स दे रखा है ना, हीट गिवन टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू इंक्रीज, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री, तो चाहे अगेन आप 1 मोल लो, 5 मोल लो, 10 मोल लो, है ना, कितना भी लोहा ले लो, सपोज 1 मोल लोहा लिया, 5 मोल लोहा लिया, 10 मोल लोहा लिया, आपको पूछा क्या जा रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या कहलाएगी, 1 मोल को 1 डिग्री बढ़ाने में कितना हीट लगा। तो चाहे 5 मोल में बढ़ा के तुम देख लो, है ना, आपको उससे तो मतलब ही नहीं ना 5 मोल में कितना लगा, आप उसको डिवाइड बाय 5 करके वापस 1 मोल के लिए डिवाइड बाय 5 तो करोगे ही करोगे। तो 1 मोल का बढ़ाने के लिए तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, चाहे आप 5 मोल लोहे में कर लो, चेक करो 1 मोल बढ़ने में कितना लगेगा, या 1 ही मोल लो उसमें चेक कर लो कि 1 मोल को 1 डिग्री बढ़ाने में कितना लगेगा, या 10 मोल लोहा ले लो और उसको गर्म करके ये बताओ कि 1 मोल को गर्म करने में और 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में कितना हीट लगा। तो ऑब्वियसली बात वैल्यू तो सेम आएगी, है ना, वैल्यू सेम आ रही है, तो वो अमाउंट ऑफ लोहा टेकन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यूनिट भी आपको आई होप क्लियर ही है ना, इसकी यूनिट हो गई जूल, यहाँ पे पर मोल डिवाइड कर दिया और उसकी पर डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन कॉमनली यूज्ड यूनिट, नॉट द SI यूनिट। ओके, थैंक यू।